जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। आज हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण चैप्टर शुरू करने वाले हैं और आज का जो ये चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही इसमें हम सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, इसे कैसे हल करेंगे, इन सभी चीज को जानेंगे। क्योंकि सबसे पहले किसी भी टॉपिक का हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जानकारी होना चाहिए, तभी जाकर के उसे संबंधित सवाल या कुछ भी आसानी से हल हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले द्विघात समीकरण का पहले हम क्या जानेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, और एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे, जिससे होगा क्या कि पूरी जानकारी आपको मिलेगा और साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। साथ ही सब्जेक्टिव प्रश्न भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण को सबसे पहले समझना होगा, लेकिन द्विघात समीकरण को समझने से पहले हमें द्विघात बहुपद को जानना होगा। चूंकि द्विघात बहुपद हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, फिर भी यहाँ पे उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, जिससे होगा क्या, द्विघात समीकरण हमें समझने में सहूलियत होगी, आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले द्विघात बहुपद किसे कहते हैं ये जानते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इसका डिफिनीशन मैं लिख रखा हूं, क्या है, यदि एक चर के किसी बहुपद का घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी कि एक चर वाला बहुपद जिसका घात 2 होना चाहिए, यानी बहुपद एक चर में होना चाहिए, यानी कि उसमें एक ही तरह के चर होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखिए कि 2x² + 3x + 1, इसमें चर की बात करें तो आपको x दिख रहा है, केवल और केवल x। इस बहुपद की बात करें, इस बहुपद में तो आपको केवल और केवल x दिख रहा हो, तो ये एक चर वाला बहुपद हुआ। अगर इसमें बात करें घात की तो अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात बहुपद होगा। क्लियर। और डिफिनीशन में भी यही चीज लिखा है कि यदि एक चर के किसी बहुपद का घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका y² + 2y - 9। यहाँ पे इस बहुपद की बात करें तो इसमें y है, चर राशि क्या है, y है, यानी एक ही तरह के, यहाँ भी y यहाँ भी y। और घात की बात करें तो अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद कहलाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, इसमें भी x² + 1 है, इसमें भी एक ही तरह के चर है, इसीलिए यह द्विघात बहुपद। उसी तरह y² + 2y, z² - 3z आदि, इस तरह से बहुत सारे मतलब द्विघात बहुपद हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि उसमें चर एक ही तरह के होना चाहिए, y है तो केवल y होना चाहिए, z है तो केवल और केवल z होना चाहिए, x है तो केवल और केवल x होना चाहिए। यानी कि जिस अक्षर में बहुपद लिखा हुआ वही अक्षर होना चाहिए और घात अधिकतम 2 होना चाहिए, तब जाकर के वह द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्लियर। तो आई होप कि द्विघात बहुपद आप समझ पाए होंगे। क्लियर। अब द्विघात बहुपद अगर आप समझ गए हैं तो आप द्विघात समीकरण आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर। तो देखिए, अब आते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका भी डिफिनीशन मैं लिख रखा हूं। देखिए यहाँ पे, जब किसी द्विघात बहुपद को शून्य से समाकृत किया जाता है, यानी कि समाकृत का मतलब क्या, शून्य के बराबर किया जाता है। क्लियर। जब किसी द्विघात बहुपद को शून्य से समाकृत किया जाता है तो द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। यानी कि द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं, तब जाकर के हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। आप यहाँ पे देखिए, द्विघात समीकरण है ना ये, और द्विघात बहुपद क्या होता है, इतना होता है, ax² + bx + c। यानी द्विघात बहुपद की व्यापक रूप की बात करें तो इतना होता है। कितना होता है, ax² + bx + c। क्लियर। ये द्विघात बहुपद हो गया। और देख रहा है, इसका घात जो है सो 2 है अधिकतम। चर की बात करें तो x और a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, तो इतना जो है सो हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। जब इसी को हम 0 से समाकृत, शून्य से समाकृत, यानी शून्य से के बराबर कर दे इस बहुपद को, तो अब ये पूरा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसी को हम द्विघात समीकरण कहेंगे, जहां a b c वास्तविक संख्या है एवं a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a के जगह पर 0
नहीं होगा। बी और सी जीरो हो सकता है लेकिन ए जीरो नहीं होगा, क्योंकि ए अगर जीरो हो गया तो फिर यह द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, क्योंकि यह पूरा शून्य हो जाएगा। क्लियर? तो द्विघात समीकरण समझ गए। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है आपका, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ना यहाँ पे बहुपद में हम एग्जाम्पल क्या लिए है, 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये बहुपद है क्योंकि इसके बराबर 0 नहीं है तो ये बहुपद होगा। लेकिन इसी के बराबर में हमने यहाँ क्या कर दिया, 0 कर दिया, यानी कि इस बहुपद को 0 से समाकलित यानी कि 0 के बराबर कर दिया, इसीलिए यह अब समीकरण हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, बहुपद है, यही ध्यान रखना है। देखिए y² प्लस 2y माइनस 9, इसी को हमने क्या किया, 0 के बराबर कर दिया, तो यहाँ पे ये बहुपद है, जैसे ही 0 के बराबर हुआ तो ये द्विघात समीकरण हो गया। क्लियर? फिर देखिए यहाँ पर x² प्लस 1 है तो वहां बहुपद है क्योंकि वहां 0 के बराबर नहीं है, लेकिन उसी को हमने यहाँ 0 के बराबर कर दिया, यानी x² प्लस 1 बराबर 0, तो ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। फिर यहाँ पे y² प्लस 2y है जो यहाँ पे 0 के बराबर लिख दिए हैं, तो यहाँ पे बहुपद कहलाएगा और यहाँ पे द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है? ठीक, यहाँ देखिए z² माइनस 3z, यहाँ द्विघात बहुपद है लेकिन यहाँ 0 के बराबर कर दिया है, इसलिए ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। उम्मीद है कि द्विघात समीकरण आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब देखिए इसका नोट, थोड़ा सा नोट जान लेना है। देखिए द्विघात बहुपद ax² प्लस bx, देखिए ना ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि यह 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होते हैं, या द्विघात बहुपद के व्यापक रूप है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा और 3 ऑप्शन गलत होंगे, कुछ मतलब चेंजेज होंगे, तो आपको सही आंसर का चुनाव करना है। ax² प्लस bx प्लस c ये आपका व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का, जिसमें a b c वास्तविक संख्या होती है। क्लियर? तो नोट हमारा क्या है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक, क्योंकि बहुपद का शून्यक हम लोग ज्ञात करना सीख चुके हैं, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यक तथा द्विघात समीकरण के, यही बहुपद को जब हम 0 के बराबर कर देते हैं तो ये हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। के मूल एक ही होते हैं, यानी द्विघात बहुपद के जो शून्यक आप ज्ञात करते हैं वो, और द्विघात समीकरण के जो मूल ज्ञात करते हैं वो, यानी कि शून्यक और मूल दोनों एक ही होते हैं। मान लीजिए किसी बहुपद का शून्यक 3 और 4 आया है तो उस को 0 से बराबर समाकलित कर देंगे तो वह बहुपद समीकरण में बदल जाएगा, और उसको जब हम हल करेंगे तो उसका भी मूल 3 और 4 ही आएगा। मतलब द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के मूल एक ही होते हैं। क्लियर? तो इसे आपको याद रखना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में काम देगा, तो आप इसे याद रखेंगे। आइए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द्विघात समीकरण के वर्गीकरण। मतलब द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, आपको याद रखना है। पहला होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा है मिश्रित द्विघात समीकरण। अब बात आती है कि शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो आइए यहां देखिए, शुद्ध द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। क्लियर? तो क्या कहता है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b इक्वल टू 0, यानी b का मान 0 हो तो वह शुद्ध समीकरण कहलाता है। b का मान क्या होना चाहिए? 0, तब जाकर के वह शुद्ध समीकरण कहलाएगा। व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। और यहां जो आप b देख रहे हैं ना, ये b यानी x का गुणांक 0 होना चाहिए, तब जाकर के वो क्या कहलाएगा? शुद्ध समीकरण कहलाएगा, शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, x² माइनस 9 बराबर 0, ये आपका शुद्ध समीकरण है। क्यों शुद्ध समीकरण है? क्योंकि इसमें b का वैल्यू 0 है। वो भी b का वैल्यू 0 आप कैसे समझेंगे? तो देखिए यहाँ b जो है सो किसका गुणांक है? x का गुणांक है। मतलब यहाँ पे 0 है, तब तो यहाँ x वाला टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही 0 रखेंगे, 0 से x में मल्टीप्लाई होगा, वह 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? c टर्म बचेगा, यानी कि ax² प्लस c हमारा बच जाएगा। ठीक है? तो वो हमारा शुद्ध
समीकरण हो जाएगा, शुद्ध द्विघात समीकरण। देखिए ना यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स और -9, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 हो सकता है। यहाँ पे एक्स वाला टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स तो लिख सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा, -9 इस तरह से। यानी कि इस व्यापक रूप के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। यहाँ पे a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0 और c के जगह पर 9 तो है ही। मैंने आपको क्या बताया कि b का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वह शुद्ध समीकरण कहलाएगा। इसमें b नहीं ना है, b का वैल्यू 0 है, इसलिए शुद्ध समीकरण कहलाएगा। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि x है ना, एक्स वाला टर्म ना हो, यानी कि स्क्वायर वाला टर्म उसके बाद अचर राशि हो और एक्स वाला टर्म नहीं हो, तो आप कह सकते हैं कि वह शुद्ध समीकरण है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें आपका क्या है, 25y² माइनस 9, तो यहाँ y स्क्वायर है लेकिन y नहीं है, y वाला टर्म नहीं है, यानी कि मध्य पद, इसको मध्य पद भी बोल सकते हैं, यानी बीच वाला पद नहीं है। चूंकि यहाँ पे x में समीकरण है, यहाँ पे y में समीकरण है, तो मध्य पद हमारा क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, यानी कोई अंक के साथ y होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसीलिए ये क्या है, हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट एग्जांपल इसे देख सकते हैं, y² माइनस 9 है, इसे आप चेंज करके कैसे लिखेंगे, तो y² माइनस 9 बराबर 0 लिख देंगे, तो ये भी शुद्ध समीकरण है, क्योंकि इसमें y² तो है लेकिन y वाला टर्म नहीं है, मध्य पद नहीं है, डायरेक्ट y² माइनस 9 जो कि अचर पद है और ये पहला वाला टर्म है, मध्य पद नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, द्विघात शुद्ध समीकरण हो जाएगा। क्लियर? तो शुद्ध द्विघात समीकरण आप समझ गए। अब बात आता है कि मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो इसमें क्या था, b का वैल्यू 0 तो शुद्ध द्विघात समीकरण, और जब b का वैल्यू 0 नहीं होगा तो वह मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाएगा। देखिए ना, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b का वैल्यू 0 नहीं हो तो वह समीकरण मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाता है। क्लियर? ये आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इसमें b का वैल्यू 0 नहीं होगा तो यह मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे ही b का वैल्यू 0 होगा शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो आइए अब हम मिश्रित द्विघात समीकरण के एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि x² माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, यहाँ पे ये मिश्रित द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसको हम आपको बताते हैं कैसे। यहाँ x² है, इसका कुछ गुणांक नहीं है, तो 1 इंटू x² आप लिख सकते हैं, माइनस 2x प्लस 8, यहाँ पे ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू, ये c का वैल्यू, तो a का वैल्यू हमको a और c को नहीं देखना, हमको b देखना है, क्योंकि हमारा नियम में क्या कहता है, b इज नॉट इक्वल टू 0। a कुछ भी हो सकता है 0 को छोड़कर, लेकिन यहाँ b के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर b के जगह पर 0 हुआ तो शुद्ध द्विघात समीकरण होगा, और b के जगह पर 0 नहीं होगा तो मिश्रित द्विघात समीकरण होगा। इसलिए ये क्या है, हमारा मिश्रित द्विघात समीकरण। यानी द्विघात समीकरण में 3 पद होते हैं, इसको प्रथम पद, इसको अंतिम पद, इसको मध्य पद बोलते हैं, और शुद्ध द्विघात समीकरण में 2 ही पद होते हैं, पहला और अंतिम। मध्य पद गायब होता है, x वाला टर्म या y वाला टर्म गायब होता है। क्लियर? याद रखेंगे। तो ये आपका जो है सो फिर क्या है, ये शुद्ध नहीं मिश्रित समीकरण है, मिश्रित द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू 3 है और b यानी x वाला हमने कहा था, यहाँ c शून्य है, तो c शून्य रहे या ना रहे उससे हमको मतलब नहीं है, हमें ध्यान देना है b यानी मध्य पद यानी x वाला टर्म। तो यहाँ x है, इसका मतलब x का गुणांक 1 है, यानी b का वैल्यू 1 है। b का वैल्यू कितना है, 1 है, इसीलिए ये हमारा क्या है, मिश्रित द्विघात समीकरण है। ठीक है, फिर देखिए y² माइनस 9x, यहाँ b का वैल्यू क्या है, 9 है। उसी तरह इसमें b का वैल्यू कितना है, 1 है, इसीलिए यह हमारा मिश्रित द्विघात समीकरण है। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि मिश्रित द्विघात समीकरण और शुद्ध द्विघात समीकरण आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर इसे नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे
अगला टॉपिक क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण हल करने की विधियां, यानी कि शुद्ध द्विघात समीकरण को कितने तरह से हल कर सकते हैं। तो इसके दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं, आपको याद रखने हैं। पहले वर्गमूल द्वारा और दूसरा विधि है गुणनखंड द्वारा। इसे आपको याद इसलिए रखना है कि इससे संबंधित प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि शुद्ध द्विघात समीकरण को कितने विधि से, कितने तरह से हल किया जा सकता है। तो दो तरह से, कौन कौन? वर्गमूल द्वारा और गुणनखंड द्वारा। ठीक है, ये जो विधि है इस हल करने की, ये विधि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस पर एग्जाम्पल भी बताएंगे, कैसे हल करेंगे, उसकी विधियां क्या है, वर्गमूल द्वारा कैसे हल करते हैं, गुणनखंड द्वारा कैसे हल करते हैं, वो सब बताएंगे। क्लियर? इस वीडियो में हमको बेसिक जानकारी, इसका परिचय जानना है, तो इसे आप जानिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण हल करने की विधियां हो गई, दो तरह से आप इसे हल कर सकते हैं। अब बात आता है कि मिश्रित द्विघात समीकरण हल करने की विधियां, यानी मिश्रित द्विघात समीकरण को कितने तरह से हल कर सकते हैं। तो इसके भी दो विधियां हैं, इसे भी दो तरह से हल कर सकते हैं। पहला गुणनखंड द्वारा और दूसरा वर्ग पूरा करके या शुद्ध समीकरण में बदल करें, यानी कि पहला गुणनखंड द्वारा हल करेंगे, गुणनखंड करके, दूसरा वर्ग पूरा करके, या उस मिश्रित समीकरण जो होगा उसको शुद्ध समीकरण में बदल देंगे, तब हल करेंगे। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये जो मैंने बात किया ये पूरा समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब अगला टॉपिक देखिए क्या है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के हल प्राप्त करने के लिए द्विघात सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए द्विघात सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और यह द्विघात सूत्र है क्या? तो देखिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बटा 2a। क्लियर? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात सूत्र बोलते हैं। इसी की सहायता से हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। क्लियर? नोट में देखना है आपको कि द्विघात सूत्र श्रीधर आचार्य के द्वारा प्राप्त किया गया है। क्लियर? ये जो सूत्र है एक गणितज्ञ है जिनका नाम है श्रीधर आचार्य, ये इनके द्वारा ये द्विघात सूत्र प्राप्त किया गया है। इसे श्रीधर आचार्य का नियम भी कहते हैं। यानी ये जो सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इसे श्रीधर आचार्य का नियम भी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि श्रीधर आचार्य का नियम क्या है, तो आपको ये है बताना है। या फिर 4 ऑप्शन रहेंगे जिनमें से 3 ऑप्शन गलत होंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, और एक ये ऑप्शन रहेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे टिक करना है। क्लियर? तो ये समझ गया, इसे क्या कहा जाता है? द्विघात सूत्र या श्रीधर आचार्य का नियम। इस सूत्र को किसने प्राप्त किया? तो श्रीधर आचार्य ने। क्लियर? हमारा अगला टॉपिक है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका व्यापक रूप है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। का मूल वास्तविक होगा कि नहीं, इसका पता b² माइनस 4ac के मान से लगता है। इसीलिए b² माइनस 4ac को विवेचक या विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, और इसे d से सूचित किया जाता है। देखिए ये जो द्विघात समीकरण होता है इसको हल करते हैं तो कभी इसका मूल जो है वास्तविक आता है, कभी नहीं आता है। ये जब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको इतना जानना है कि द्विघात समीकरण जो होते हैं उसके मूल वास्तविक भी होते हैं और वास्तविक नहीं भी होते हैं। तो ये इसका मूल वास्तविक होगा कि वास्तविक नहीं होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये जो होगा b² माइनस 4ac, यहाँ जो रूट के अंदर में देख रहे हैं b² माइनस 4ac, इसी के मान से पता चलेगा कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए b² माइनस 4ac को क्या कहा जाता है? विवेचक कहा जाता है या विविक्तर कहा जाता है, विविक्तर कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्लियर? और इसे जो b² माइनस 4ac है इसे d से, कैपिटल D से सूचित किया जाता है। इसलिए यहाँ पे d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। d इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac आपको याद रखना है। क्लियर? अब कुछ शर्त के बारे में हम लोग जानेंगे। शर्त क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे
पहला शर्त आपको है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। क्लियर। देखिए यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि विवेचक है, इसका वैल्यू है ना अगर 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए 0 से बड़ा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी कि विवेचक का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाएगा तो उसका मूल जो होगा वो वास्तविक होगा और असमान होगा। असमान कहने का मतलब द्विघात समीकरण के दो मूल आते हैं वो दोनों अलग अलग होंगे। क्या होंगे? अलग अलग होंगे और 0 से बड़ा होंगे। क्लियर। अब अलग अलग होंगे। क्लियर। चलिए दूसरा हमारा क्या है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो दूसरा शर्त ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं बराबर यानी कि समान होंगे। यानी कि दोनों मूल जो दो मूल आएंगे वो दोनों मूल समान होंगे। क्लियर। और बराबर होंगे। क्लियर। इसमें कोई दिक्कतें नहीं, वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। तीसरा शर्त हमारा ये कहता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस में आ जाए, क्या आ जाए? माइनस में आ जाए तो मूल जो है सो वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा अर्थात अवास्तविक होगा। क्लियर। तो मूल अवास्तविक होगा तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है। इसी को थोड़ा सा विस्तार रूप में यहाँ पे है बॉक्स में जिसको आपको याद रखना अति आवश्यक है क्योंकि इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और सब्जेक्टिव भी बनेगा। देखिए यहाँ पे ये विवेचक है, मूल की प्रकृति है, मूलों के मान है। क्लियर। तो विवेचक में आपको याद रखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। जब विवेचक का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाएगा तो मूल की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक एवं असमान होगा। क्लियर। और मूल के मान इसी सूत्र पे निकाला जाएगा। क्लियर। या फिर गुणनखंड विधि से निकाला जा सकता है यानी कि उसको इस पे हम रख करके भी निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा हमारा है ये कि विवेचक क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 यानी कि विवेचक का मान 0 आ जाए। विवेचक का मान 0 के बराबर हो तो इस स्थिति में मूल की जो प्रकृति होगा वो वास्तविक और समान यानी कि दोनों मूल जो होंगे वो समान होंगे। यानी कि माइनस बी स्क्वायर माइनस बी बटा 2a कॉमा माइनस बी बटा 2a यानी दोनों मूल समान होंगे। ये दोनों मूल है इसके। ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है तो मूल होंगे। तो आपको वहां पे क्या होगा? ये मूल लिखना होगा या ऑप्शन में अलग अलग दिए होंगे, आपको इस ये वाला जो होगा ऑप्शन वो सही ऑप्शन चुनना है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी कि विवेचक का वैल्यू माइनस में आ जाए। देखिए लेस देन 0 यानी कि माइनस में आ जाए, 0 से छोटा आ जाए तो इस स्थिति में क्या होगा कि मूल की प्रकृति होगा वो वास्तविक नहीं होगा और जब वास्तविक नहीं होगा तो मूल के मान जो होंगे उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्लियर। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जिन जिन टॉपिक पे बात किया वो सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अब बात आता है कि इस पे आधारित जो जो सवाल होंगे, सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे, उसको कैसे हल करेंगे, जितने भी विधियां मैंने इसमें चर्चा किया है इस वीडियो में उन सभी पे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।